नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि यूकेपीएससी की प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सारे प्रश्न एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि साइंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, तो केमिस्ट्री के सारे यूकेपीएससी जो भी प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा यह वीडियो, तो अंत तक ज़रूर बने रहें, परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आदर्श गैस समीकरण में आर का मान है। पहले तो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो आर का वैल्यू है, यानी जो नियतांक होता है, गैस नियतांक, उसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल मिश्रण है। पीतल जो है किस किस का मिश्रण है इनमें से? ऑप्शन देख सकते हैं। और इनमें से पीतल जो मिश्रण है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर जो है पीतल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इनमें से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तो या हाइड्रोजन। इनमें से जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर, इनमें से पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु तत्व जो है ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर धातु तत्व पूछे तो वो पारा होगा, यानी मरकरी होगा, Hg मरकरी। तो ध्यान रखेंगे, अगर धातु पूछा जाए तो पारा जो है सही आंसर होगा, और अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत जल जो है किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत जल प्राप्त किया जाता है आसवन के द्वारा। तो आसवन के द्वारा आसुत जल को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो वास्तविक ठोस होते हैं, प्रॉपर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इनके प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में ये होते हैं। लेकिन कांच एक ऐसा पदार्थ है जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और कांच को, एक और बात ध्यान रख सकते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि कांच जो होते हैं पुरानी खिड़कियों के, धीरे धीरे वो ऊपर से पतले नीचे से मोटे होते जाते हैं, यानी बहुत धीमी गति से जो है कांच लिक्विड स्टेट में बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अब क्रिस्टलीय बताना है, इनमें से प्लास्टिक, रबर, ये अक्रिस्टलीय हैं, इनका कोई प्रॉपर सॉलिड स्टेट नहीं है। सही आंसर इसमें है क्वार्ज जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध बताना है, चाय, मृदा, मृदा है ये, हवा, ये सब मिश्रण होते हैं शुद्ध पदार्थ। इनमें से तांबा हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? इनमें से नाभिकीय विखंडन से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और इसके अलावा कैडमियम इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देख सकते हैं, ये यूकेपीएससी एक्साइज प्री 2015 में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन कवर कर लोगे तो केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ये श्योर है। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा होता है उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, तो उसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन किया जाता है, यानी अभिक्रिया जो उसमें होती है उसे नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन, कार्बन का हाइड्रोजन में परिवर्तन, या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परिवर्तन हो जाता है हीलियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बिजली संयंत्र में काम में लाया जाने वाला परमाणु ईंधन है, इनमें से कौन सा परमाणु ईंधन जो है परमाणु नाभिकीय संयंत्र में काम में लाया जाता है ईंधन के फॉर्म में? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बिजली संयंत्र में परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो है उसका प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? अणु नहीं, परमाणु होना चाहिए, परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु आपको पता ही है, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है परमाणु के भाग हो गए, और इनमें से प्रोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक जो होता है परमाणु का, मान लो ये कोई परमाणु है, ये इसकी कक्षाएं हैं, ये केंद्र में इसका, ये परमाणु है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी कक्षाएं हैं। तो नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक जो है इनमें से किसने खोजा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन का पता है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, और थॉमसन जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु भार जो है किसी तत्व का, उसको AMU में व्यक्त करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, तेजाब वर्षा या एसिड रेन भी इसको कहते हैं हम। तो तेजाब वर्षा जो है निम्न में से किस प्रदूषण के कारण होती है? पर्यावरण में कौन सा प्रदूषण के कारण जो है एक तरह से एसिड रेन या तेजाब वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल होता है, सिरका जो कि यूज़ करते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह खाते होंगे आप लोग, तो सिरके का प्रयोग किया जाता है। सिरके में जो है एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू या खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में होता है, और लैक्टिक अम्ल जो है हमारा दही में होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं एसिड्स। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान वैसे नॉर्मली 7.4 हम बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो 7.35 से लेकर 7.45 तक मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है? इनमें से निगेटिव से फोटो बनाने में काम लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। तो पीएच क्या दिखाता है कि कोई घोल जो है एसिडिक है या बेसिक है। ये 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है, और अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, और 7 से अगर कम है लेस देन 7 तो वो एसिड होता है यानी अम्ल होता है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो बेस होता है, क्षार होता है। तो ये फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों का रस, जैसे फ्रूट जूस अगर निकाल के रखें तो उसको जो परिरक्षित किया जाता है, तो उसके लिए कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो उसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पीएच का प्रास कितने से कितने के बीच होता है? तो 0 से 14 पीएच प्रास होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो यानी वर्षा जल का पीएच मान जो है कितने से कम हो जाए कि उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो जब पीएच वैल्यू जो है बारिश के पानी की 5.4 से कम हो जाती है, तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं, तेजाब वर्षा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। उदासीन का मतलब पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न,
मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए कि हमारे दंत क्षय जो हैं प्रारंभ हो जाते हैं। तो सही आंसर इसका है, अगर 5.5 से हमारे मुंह की पीएच वैल्यू कम हो रही है तो हमारा दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो यानी जब भी आपको दांतों में ऐसी समस्याएं आती हैं तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, पीएच वैल्यू से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। तो 5.5 से अगर कम होगा हमारे मुंह के अंदर का पीएच का मान हो जाता है तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? अभी हमने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो मुख्यतः SO2। अगला प्रश्न, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में जो अम्ल होता है वो टैनिक एसिड होता है, यानी टैनिक अम्ल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर बेंजोइक अम्ल का होता है। जैसे फलों के रसों के लिए बेंजोएट था, सोडियम बेंजोएट, तो बेंजोइक एसिड जो है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे डिब्बे बंद जो भी फूड होते हैं उनमें ये ऐसे एक तरह से बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैं बता चुका हूँ, सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, और फार्मिक एसिड जो है चींटी का डंक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड तो पता ही है दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो कोका कोला जो ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं उसमें खट्टा स्वाद जो होता है पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किसके कारण होता है। तो वो उसमें फास्फोरिक एसिड होता है जिसके कारण कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े तांबे के मिश्र धातुओं का है? यानी कौन सा जोड़ा ऐसा है जो तांबे के साथ किसी और धातु से मिलकर बना हुआ है? तो हमने पीतल पढ़ा था कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का होता है, तो इसी तरह से पीतल और कांसा इसका सही आंसर है। इसमें तांबा जो है, इन दोनों में ही तांबे की मिश्र धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। यानी जो डबल रोटी ब्रेड होता है उसमें जो है हानिकारक रसायन कौन सा प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट, जो है एक हानिकारक रसायन है जो प्रयोग किया जाता है डबल रोटी को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों कार्बन के ही अपर रूप हैं। हीरे ये सारे कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, बलुआ पत्थर जो है कार्बन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल है एक, तो भारी जल क्या है? एक तरह से भारी जल, इनमें से जो सही आंसर है वो मंदक है। भारी जल का फॉर्मूला जो है D2O होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारी जल को किससे डिनोट करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। मंदक के रूप में जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वहाँ पर मंदक के यानी अभिक्रियाओं को थोड़ा सा धीमा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये सॉफ्ट धातुएं होती हैं, इनमें से कौन सी है? इनमें से सोडियम है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत सॉफ्ट धातुएं होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है? अगर वायुमंडल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन है, हमें पता है 71% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। लेकिन अगर पृथ्वी पर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन होता है, ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम विनिर्माण का प्रमुख स्रोत है, यानी एल्यूमिनियम किस से निर्मित होता है? तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से निकलेगा। इनमें से ये बताना है हमें कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है एक तरह से। तो सही आंसर है बॉक्साइड अयस्क जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है इससे। और यहाँ पर साइडेराइट है, मैग्नेटाइट, ये दोनों तो हो गए लोहे के, यानी ये आयरन के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं साइडेराइट और मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट भी एक ध्यान रख सकते हैं, ये कैसिटेराइट होता है। कैसिटेराइट जो अयस्क है ये टिन का अयस्क होता है, टिन का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक परमाणु शक्ति संयंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है संलयन है, तापीय दहन है, या ए और बी दोनों हैं, या फिर दोनों ना होके विखंडन है? तो सही आंसर जो है विखंडन है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखें धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है, आंखें धोने में कौन सा
एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका बोरिक एसिड जो है पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है आँखें की सफाई करने के लिए। अगला प्रश्न है H2O2 के रोगाणुरोधक के रूप में कार्य कारण है इसका मतलब क्या कारण है कि इसका प्रयोग जो है रोगाणुरोधक के रूप में करते हैं? तो H2O2 जो है ऑक्सीकारक गुण रखता है, इस वजह से इसका रोगाणुरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। H2O2 का जो नाम है वो उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे अगर H2O क्या है, H2O पानी है और अगर 2 ऑक्सीजन के अणु इसमें जुड़ गए तो ये परऑक्साइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है फिटकरी है, फिटकरी क्या है? कभी फॉर्मूला भी पूछने को आ सकता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और होल थ्राइस 24H2O। इतना लंबा फॉर्मूला होता है एक तरह से फिटकरी का, ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, सामान्य सा है और द्विक लवण होता है, ये सही आंसर जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक पानी में घोले जाने पर सी हिसिंग की आवाज़ पैदा करता है? तो आपने देखा होगा जब भी आप चूना लाते हैं, चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो सी की आवाज़ करता है। तो वो जो चूना होता है वो बिना बुझा चूना होता है। जब आप उसमें पानी मिला लेते हैं तो वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो बिना बुझा चूना होता है, इसका फॉर्मूला जो है कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है CaO। और अगर इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं शुष्क हिम क्या होती है? शुष्क हिम यानी शुष्क बर्फ़ की बात कर रहे हैं। तो शुष्क बर्फ़ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मोती की रासायनिक संरचना है, यानी मोती जो होता है हमारा पर्ल, उसकी रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती जो होता है वो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। और यही आपका संगमरमर भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें से सीमेंट का मुख्य इंग्रेडिएंट्स है वो बताना है। तो इसमें से जो चूना पत्थर होता है वो सीमेंट का मुख्य संगठक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? बॉक्साइड हमने अभी देखा था एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, क्या होते हैं ये? मृतोपजीवी, पराश्रयी, प्रोटोमटनी होते हैं या फिर सहजीवी होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ये सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी UV रेज को अवशोषित करती हैं। या हिंदी में परावैंगनी किरणें भी लिख के दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों ही चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है जो ऑक्सीजन के साथ यह तत्व जो है कैल्शियम है। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या है? ये एक तरह से चूना है, यानी बिना बुझा चूना होता है और उच्च गलनांक वाला ये होता है। लेकिन क्या करता है यह यौगिक जो है जल में विलेय है, पानी में ये घुल जाता है। तो ये तत्व क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो कि बिना बुझा चूना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? इनमें से बॉक्साइड तो हमने कितनी बार देख लिया, एल्यूमिनियम का। अगर बॉक्साइड आ जाए ना तो वो छूटना नहीं चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? ये कैडमियम हो गया, निकल हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी धातुएं ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती है। तो इसका मतलब सही आंसर हमारा है तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक रंजक है? रंजक यानी डाई है, जैसे हम डाई यूज़ करते हैं, अगर हेयर डाई होती है तो इसी तरह का रंजक है। तो इनमें से है इंडिगो, इंडिगो जो है एक रंजक है। अगला प्रश्न देखते हैं टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम होता है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है एक तरह से टेफ्लॉन का सामान्य नाम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो ये ध्यान रखना है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, यानी इसमें C2F4 होते हैं इसमें, यानी F4 होते हैं तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, बाकी एथिलीन होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। मार्स गैस है, इनमें से मार्स गैस जो है मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो पेट्रोल जनित आग को बुझाने के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक विस्फोटक है? विस्फोटक बताना है, इनमें से कौन विस्फोटक है। अब इनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी गैस है, कोई विस्फोटक नहीं है। डीडीटी जो है इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ये डीडीटी ये एक तरह से खरपतवार नाशक होता है। खेतों में हम एक तरह से खरपतवार नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं डीडीटी का। तो डीडीटी हो गया खरपतवार नाशक। और अगर बात करें टीएनटी की, तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन ये होता है, और यही एक तरह से विस्फोटक होता है, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है ये। टीएनटी हमारा सही आंसर है। एमआरआई तो पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जो कि हेल्थ चेकअप के लिए यूज किया जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स की जो है डिटेल्ड इमेज ये दिखाता है। तो एमआरआई तो एक तरह से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो टीएनटी हो गया विस्फोटक, डीडीटी हो गया खरपतवार नाशक, ऑक्सीजन हो गई बहुत ज़रूरी हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? तो सिरका हमने अभी देखा था, सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। बाकी मैलिक सिट्रिक ये मैं बता चुका हूँ। एसीटोन व मेथिल अल्कोहल के मिश्रण से एसीटोन को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? अगर एसीटोन हो और मेथिल अल्कोहल हो तो किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? तो अल्कोहल जो होते हैं वो एक तरह से क्या आश्रित हो जाते हैं, यानी भाप बन जाता है इनका। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो डी है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। तो ये जो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन एक तरह की दवा है जिसका प्रयोग जो है बुखार में या दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत बार एस्पिरिन को यूज़ किया होगा, ज़रूर किया होगा। तो एस्पिरिन क्या है, एक तरह से इसका जो नाम है वो है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रुप बी में पूछा गया है कभी। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक जो है एकलक इकाइयों के संयोजन से, बहुत सारी एकलक इकाइयों के मिलने से बहुलक बनता है। तो इनमें से बहुलक कौन सा नहीं है, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कैप्रोलैक्टम जो है एकलक होता है। बाकी नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सारे के सारे पॉलीमर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है गंधक का। गंधक को आप सल्फर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यानी यूरिया उर्वरक अगर बनाना हो तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? वैसे तो लिक्विड अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से लिक्विड अमोनिया से बनता है यूरिया। लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग एक विधि है जो पुराने जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? अभी हमने देखा था कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन से ही मिलकर बने हैं, तो कार्बन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? तो खानों में जो है अगर मीथेन के साथ हवा मिल जाती है तो अधिकतम विस्फोट हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। यानी वनस्पति घी जो हम प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा हमें तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तेल में क्या होता है, असंतृप्त वसाएं होती हैं। क्योंकि अगर आप संतृप्त वसा का यूज़ करते हो तो संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और जो हमारी वेसल्स होती हैं यानी ब्लड वाहिकाएँ होती हैं, रक्तवाहिनिकाएँ होती हैं, उनको जाम कर सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो हृदय के लिए हानिकारक होती हैं, खासकर जो हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक होती हैं संतृप्त वसाएं। तो हमेशा तेल का प्रयोग करने की सलाह देते हैं चिकित्सक। जैसे हो गया कि मांस हो गया या घी हो गया, प्योर घी, वो संतृप्त वसाएं हैं, तो उनका कम से कम उपयोग आपने देखा होगा, जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको बोला जाता है। क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का प्रयोग करना चाहिए, तो ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। अगला प्रश्न देखिए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो हरित गृह प्रभाव का सीधा सा अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउसों के
घनी ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलपीजी में रिसाव पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो सही आंसर इसका है C2H5SH या C2H6S। वही बात हो गई। ये क्या है? ये एक तरह से इथाइल मरकैप्टन है। इथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन ज़्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन मिथाइल हो या इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। मरकैप्टन का वजह से C2H6S हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है NH2CO NH2 होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? एक तरह से स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो इनमें से है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर था। यानी एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों से हमें उपलब्ध होते हैं। एक मानव निर्मित, जो मानव जो है केमिकल से बनाए या फिर प्रयोगशाला में जिसका स्वयं निर्माण करे, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो प्रथम जो रेशा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रथम रेशा जो मानव द्वारा निर्मित था वो रेयॉन था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? यानी पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग किया? पॉलीथीन एक बहुलक है जो कि एथिलीन का बहुलक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुल मिलाकर ये थे केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी है। तो अगर आप लोग जो हैं एक बार ठीक से सारे क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका जो केमिस्ट्री से है क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना ही चैनल है और आपको भविष्य में और बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आप लोग बता दीजिए, फिजिक्स और बायोलॉजी में से आप क्या पहले चाहोगे? तो फिजिक्स और बायोलॉजी दो वीडियो आएंगे जो कि कंप्लीट सारे एमसीक्यूज में होंगे, फिजिक्स के भी और बायो के भी। तो जो आप पहले चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।